वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं 2024 की तमिल कॉमेडी फैंटेसी मूवी ओरू कादा सोलालाटा सर को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक औरत को जंगल में जाते हुए देखते हैं जो एक तांत्रिक से मिलने के लिए जा रही होती है। दरअसल ये औरत किसी एक गांव की मुखिया थी और उस गांव में आए दिन बच्चे गायब हो रहे थे, जिस वजह से गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। इसलिए गांव की मुखिया होने के नाते वह तांत्रिक से मिलने आई हुई होती है और कहा जाता है कि उस तांत्रिक के पास भी ऐसी अद्भुत शक्तियां थी जिससे वह आसानी से कुछ भी पता लगा सकता था। खैर, अब इसी बीच जंगल में गांव की मुखिया को एक अघोरी मिलता है जिससे वह तांत्रिक का पता पूछकर उससे मिलने के लिए चाहती है। वहां जाकर वो सारी बातें बताती है और उस मुखिया की सारी बातें सुनने के बाद वह तांत्रिक एक किताब निकालता है। यह किताब एक जादुई किताब थी और तांत्रिक के पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी जिससे वह तांत्रिक उस किताब में जो कोई भी सवाल पूछता उसमें अपने आप उस सवाल का जवाब मिल जाता। फिर इस जादुई किताब की मदद से तांत्रिक को पता चलता है कि गांव में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब के पीछे एक डायन का हाथ है। वो गांव के बच्चे को किडनैप करके उनकी बलि देती है और उनका दिल खा जाती है जिससे वो हमेशा जवान रह सके। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि उस डायन ने कई राजाओं को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनका सारा राजपाट छीन लिया था और आज भी वह किसी राजा की तलाश में है। इसी वजह से वह अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए बच्चों की बलि देकर उनके दिल खा जाती है। अब ये सारी बातें जानने के बाद वह मुखिया शौक हो जाती है और उस तांत्रिक से उस डायन को पकड़ने का तरीका पूछती है। उस डायन को पकड़ना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज से कुछ दिन बाद चांदनी रात होगी जिसमें एक बच्चे का जन्म होगा और वही बच्चा उस डायन का अंत करेगा। लेकिन तब तक आप लोगों को गांव के बच्चों की रक्षा करनी होगी। अब यह सुनकर गांव की मुखिया वहां से चली जाती है और फिर एक दिन हम देखते हैं कि वह बच्चा बड़ा हो जाता है। वह आकर उस डायन को मार डालता है, यानी कि उस तांत्रिक की कही बातें सच हो जाती है। खैर, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उस तांत्रिक की काफ़ी उम्र हो चुकी है और वह जल्दी ही मरने वाला है। इसलिए वह तांत्रिक उस जादुई किताब को एक ऐसी जगह छुपा देता है जिसमें उसके परिवार के अलावा वह जादुई किताब किसी और को ना मिले, क्योंकि अगर यह किताब किसी गलत हाथों में चली गई तो वह इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। खैर, अब मूवी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम अरुण नाम के एक डायरेक्टर को देखते हैं जो एक एक्टर को स्टोरी बता रहा होता है और उसे कहता है कि वह उस स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहता है। लेकिन जब वह उस एक्टर उस स्टोरी को पढ़ता है तो उसे स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वह उसे उस कहानी पर काम करने से साफ मना कर देता है। अब ये सुनकर तो वरुण काफ़ी उदास हो जाता है और अपने घर लौट जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वह तांत्रिक अरुण का दादा था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और वह जादू किताब भी अरुण के घर पर ही मौजूद थी। लेकिन अरुण को उस जादू किताब पर जरा भी भरोसा नहीं था कि ऐसी जादू किताब सच्ची में होती होगी। खैर, अब अरुण अपनी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन जाने से पहले अरुण की माँ उसे वही जादू किताब देती है और कहती है कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत हो इस जादुई किताब को खोलना तुम्हारे काम आएगी। अब अरुण उस किताब को तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन अपने माँ का दिल रखने के लिए वह उसे ले लेता है। फिर अरुण अपने एक दोस्त सुरेश के साथ राजू नाम के एक और दोस्त से मिलने के लिए जा रहा होता है ताकि उन दोनों के साथ मिलकर एक अच्छी मूवी की स्टोरी लिख सके। हालांकि जाने से पहले अरुण अपनी बहन को उसे कॉलेज छोड़ देता है और वह वहाँ से निकल जाता है। खैर, अब इधर हम राजू को देखते हैं जो एक तांत्रिक के वेश में था। दरअसल राजू एक ढोंगी बाबा बनकर सभी को लूटता था। अब यहाँ राजू के पास एक कपल आए हुए थे हैं जिनकी बेटी कई दिनों से लापता थी। तब राजू को कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या कहें। तब वह अपने झूठी तंत्र विद्या का यूज करके उनसे कहता है कि आपकी बेटी तो आपके बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है, जो सुनकर उसके पेरेंट्स उदास हो जाते हैं और वहाँ से धन्यवाद कहकर चले जाते हैं। अब अगले दिन अरुण और सुरेश राजू के पास जाता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर एक अच्छी सी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि स्टोरी की शुरुआत कहाँ से करें, इसलिए वो लोग सो जाते हैं। तभी हम एक आत्मा को घूमते हुए देखते हैं। फिर अगले दिन राजू का मकान मालिक उससे घर का किराया लेने के लिए आता है, क्योंकि राजू ने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। वह मकान मालिक राजू को धमकाता है और कहता है कि अगर उसने एक हफ्ता के अंदर उसे पैसे नहीं दिए तो वह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात को वो सभी लोग फिर से एक अच्छी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, लेकिन आज भी वही दिक्कत आ रही होती है कि कहानी शुरुआत कहाँ से करेंगे।
तभी अरुण को उस जादुई किताब का ख्याल आता है और वह सोचता है कि उसमें शायद अच्छी कहानी हो सकती है, इसलिए वह उससे मदद लेने की सोचता है। जिसके बाद अरुण उस जादू किताब को अपने बैग से निकाल कर अपने दोस्तों के पास लाता है और उनसे कहता है कि शायद हमें इसमें कोई अच्छी कहानी मिल जाए। जिसके बाद अरुण उस किताब को खोलता है, लेकिन वह किताब तो पूरी तरीके से खाली होती है। अब खाली किताब को देखकर ये सभी लोग तय करते हैं कि चलो अब इसी किताब में हम अपनी स्टोरी लिखेंगे। जिसके बाद वह उस खाली किताब पर अपनी स्टोरी लिखना शुरू करते हैं। काव्या नाम की एक सुंदर लड़की थी जिसके पति का नाम करण था और वो एक कारपेंटर का काम करता था। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और एक दूसरे के लिए जान दे सकते थे। अब इतना लिखने के बाद सुरेश और राजू को नींद आने लगती है, तो वो किताब बंद करके सोने के लिए चला जाता है। और इन सबको सोने के बाद हम उनके घर में करण और काव्या की आत्मा को देखते हैं, यानी कि वो लोग उस जादू किताब में जो भी लिख रहे थे यह सब सच हो रहा था। खैर अब अगली रात को हम देखते हैं कि अरुण, राजू और सुरेश फिर से वह स्टोरी लिखना शुरू करते हैं, जहां वो अपने स्टोरी में लिखते हैं कि काव्या अपने पैरों पे पायल पहन रही थी। तभी अरुण और राजू को काव्या की आत्मा दिखाई देती है जो अपने पैरों पे पायल पहन रही थी, यानी कि अब तो वह जो भी लिख रहे थे वह सब उसके सामने हो रहा था। साथ ही उन्हें वहाँ पर करण भी दिखाई देता है और यह देखकर वह काफ़ी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वह जो लिख रहा है वह सच कैसे हो सकता है, कहीं यह उनका सपना तो नहीं। इसलिए अगली सुबह अरुण और राज इसी बारे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अगर वह सपना होता तो वह दोनों एक जैसा सपना कैसे देख सकता है। और यहाँ ये दोनों को समझ में आता है कि ये तो असल में ही हो रहा था। जिसके बाद सुरेश को आकर बताता है कि कल रात स्टोरी लिखते समय उन्हें काव्या और करण दिखाई दिया था। तो क्या वह उसे सच में दिखाई दे रहा था? यह सुनते ही सुरेश डर जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा था। अब अरुण और राजू उससे कहता है कि काव्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। यह सुनकर सुरेश सोच में पड़ जाता है कि उसे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे दिखाई नहीं दिया। तब सुरेश अरुण को उसमें काव्या की सुंदरता के बारे में लिखने के लिए कहता है ताकि वह भी उसे देख सके। जिसके बाद अरुण उस किताब को लिखने के लिए खोलता है, जहां वह देखता है कि वहां पर पहले से ही कुछ लिखा था कि काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने के बाद वह उसी फ्रूट्स वाले चाकू से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं होता और ये सब करके उन्हें बड़ा मज़ा आता है। अब ये पढ़कर वो सोच में पड़ जाता है कि यह लाइन तो उन्होंने लिखी ही नहीं है, ये किसने लिखी होगी। तभी इसी बीच राजू और अरुण को एक दूसरे कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है और जब वह वहाँ जाकर देखता है तो सच में वहाँ पर काव्या और करण एक दूसरे को फ्रूट्स खिला रहे थे और फिर उसी चाकू से एक दूसरे को हमला कर देते हैं, लेकिन यह सुरेश को नहीं दिख रहा था। खैर अगले दिन राजू और अरुण बातें कर रहे थे कि ये सब जो भी हो रहा है उन्हें दिख रहा है, वो किताब की वजह से दिख रहा है और शायद इसी वजह से वह कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह अब इस किताब में कुछ भी नहीं लिखेंगे। हालांकि अब किताब में कुछ भी लिखने के कारण अब आईने में अपने आप स्टोरी लिखनी शुरू हो जाती है और इसी बीच उन्हें काव्या भी दिखाई देती है, जिसे देखकर अरुण और राजू काफ़ी डर जाते हैं। लेकिन सुरेश को तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए वह तो बस इसी सोच में पड़ रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर इन सब में से अरुण काफ़ी डर जाता है, जिसके बाद वह उस किताब को वापस बैग में रखने लगता है, लेकिन सुरेश उस किताब को अरुण से छीनने लगता है। हालांकि वह भी काव्या को देखना चाहता था और इसी चक्कर में किताब उनके हाथ से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उस किताब में से करण बाहर निकलता है और अब सुरेश को भी करण दिखाई दे रहा था। करण को देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तब करण उनसे कहता है कि वह तब तक उन्हें यहाँ से नहीं जाने देगा जब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। जिसके बाद करण उन्हें अपनी स्टोरी सुनाता है कि कई साल पहले जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तब उसकी मुलाकात एक अंग्रेजी अफसर की बेटी काव्या से हुई थी, जिसका असली नाम कैथरीन था। करण और काव्या को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद वह चुपचाप एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन यह बात काव्या के पिता को पता चल गई, जिसके बाद उन्होंने काव्या पर बहुत गुस्सा किया। दरअसल काव्या के पिता नहीं चाहते थे कि काव्या की शादी एक इंडियन लड़की से हो, पर काव्या करण से शादी करना चाहती थी, जिसके कारण उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद से करण और काव्या एक दूसरे के साथ एक घर में रहने लगे थे, लेकिन आसपास के लोगों ने काव्या के अंग्रेज होने के कारण उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था और काव्या को इनसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन जब वो लोग शादी करने वाले थे, तब उसी रात एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस दिन से उनकी आत्मा यहाँ पे कैद है। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। साथ ही हमें यह पता चलता है कि करण की आत्मा को पता था कि अरुण उस तांत्रिक का पोता है जिसके पास वह जादुई किताब थी, और अब करण
अरुण से कहता है कि वह उस जादुई किताब की मदद से पता लगा सकता है कि उसके साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। अब ये सब कहानी सुनकर अरुण, राजू, सुरेश को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वह उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। फिर ये दोनों अपने हिसाब से करण और काव्या की स्टोरी लिखने लगते हैं कि शादी वाली रात को उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। जहां हम देखते हैं कि जब ये लोग सही कहानी लिखते हैं तो करण और काव्या वैसी ही हरकत कर रहे होते हैं और जैसे उनके साथ हुआ था। और जब ये लोग कुछ गलत लिखते हैं तब करण और काव्या की आत्मा एक जगह पर ही रुक जाती है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि करण और काव्या की आत्मा रुक गई, यानी इनकी स्टोरी गलत है। इसके बाद वह लोग स्टोरी की लाइन को मिटाकर दूसरी लाइन लिखना शुरू कर देते थे। जब इसी बीच में हम देखते हैं कि काव्या एक जगह पर ऐसी रुकी थी जैसे किसी ने पीछे से उसकी साड़ी पकड़ के उसे खींचा हो, और अरुण के पास अपने दादाजी जैसे कोई शक्तियाँ भी नहीं थी जिससे वो पता कर ले कि उस रात उन दोनों के साथ क्या हुआ था। इससे वो लोग अलग स्टोरी बनाकर जादुई किताब में लिख रहे थे ताकि उन्हें सच पता चल सके। एक तरह से एक तुक्का था। फिर वो देखते हैं कि करण और काव्या अपने पोजीशन पर रुक गए हैं क्योंकि उन्होंने जो लाइन लिखी थी वो गलत थी। तभी इसी बीच अरुण की बॉडी में उसके दादाजी की आत्मा आ जाती है और अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके वो उस जादुई किताब में लिखना शुरू करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उस रात उनके साथ क्या क्या हुआ था। दरअसल उस रात करण किसी चीज़ के लिए लकड़ियां काट रहा था। इसी बीच काव्या उसके लिए दूध लाती है। तभी उसकी साड़ी ज़मीन पर पड़ी एक कील में अटक जाती है, जिसकी वजह से काव्या नीचे गिरती है और वह कील काव्या के सर में गड़ जाती है, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यह देखकर जब करण जल्दी से उसके पास जाने लगता है तो जल्दीबाजी में करण ने अपनी कुल्हाड़ी ठीक से नहीं रखी थी, जिसके कारण वह कुल्हाड़ी उसके सर पर गिरती है और वह वहीं पे मर जाता है। इसी कारण से करण को लग रहा था कि किसी ने उस रात काव्या को पीछे से खींचा और उसी इंसान ने उसके सर पर कुल्हाड़ी मार दी थी, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो गई। और इसलिए आज तक करण और काव्या की आत्मा भटक रही थी, जिन्हें शांति नहीं मिली थी। खैर, अब जैसे करण और काव्या को यह बात पता चली तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है और अरुण के दादाजी की आत्मा भी उसकी बॉडी से निकल कर चली जाती है, जो सिर्फ उनकी मदद के लिए आई थी। खैर, अब इसके बाद अरुण को उसकी मूवी के लिए एक स्टोरी मिल जाती है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसी स्टोरी में वो लिख देता है। फिर अरुण उसी एक्टर को अपनी स्टोरी दिखाता है, जहां उस एक्टर को अरुण की स्टोरी काफ़ी पसंद आती है और अरुण को मूवी डायरेक्ट करने का ऑफर मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरुण काव्या और करण की स्टोरी पर ही मूवी बना देता है और यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।